आज हम लोग पढ़ते हैं पौधों और जंतुओं में अंतर। देखिए बच्चों, उच्च वर्ग के पौधों और जंतुओं में तो हम आराम से जो है क्या कर सकते हैं, विभिन्नता कर सकते हैं। जो उच्च वर्ग के पादप हैं विभिन्नता के, लेकिन जो निम्न श्रेणी के पौधे या जंतु हैं उनमें अंतर करना जो है कठिन होता है। इसी कारण ऐसे जीवधारियों को वनस्पत विज्ञान शास्त्रियों ने वनस्पत विज्ञान के तथा जंतु विज्ञान शास्त्रियों ने जो है उनको जंतु विज्ञान के अंतर्गत रखा है। अच्छा, फिर भी निम्नलिखित लक्षणों के आधार पर जो है हम पौधों और जंतुओं में अंतर कर सकते हैं। यानी कि बच्चों, जो उच्च वर्ग के पादप हैं, है ना, चाहे पादप हों या जंतु हों, उनमें हम बहुत आराम से अंतर कर ले जाएंगे। लेकिन जो निम्न श्रेणी के पादप हैं, निम्न वर्ग के हैं, उनमें अध्ययन करना जो है बहुत आसान नहीं होता है। तो जो वनस्पत शास्त्री हैं, है ना, जीवधारियों में जो वनस्पत शास्त्री हुए, इन्होंने वनस्पत विज्ञान के अंतर्गत ऐसे जंतुओं को वनस्पत विज्ञान के अंतर्गत ऐसे जंतुओं को रखा, और जंतु शास्त्रियों ने जंतु विज्ञान के अंतर्गत रखा है। जैसे देखिए, वालबाक्स है और यूग्लिना, दोनों भाई वनस्पत। देखिए हुआ क्या कि भाई उच्च वर्ग के जंतु में तो हम अंतर आराम से कर ले आते, लेकिन निम्न वर्ग के जंतु क्या हैं कि जो वनस्पत शास्त्री मिले, उन्होंने उनको कहाँ रख दिया, जो है वनस्पत विज्ञान के अंतर्गत रख दिया, और जंतु शास्त्रियों ने इनको जंतु विज्ञान के अंतर्गत रख लिया। अब इन्होंने क्या है, पौधों के या जंतु के आधार, भाई या हम कह सकते हैं उनमें लक्षणों के आधार पे जो है जंतुओं और पौधों में के आधार पे जो मिलते जुलते लक्षणों को देख करके इन्होंने रख दिया। जैसे इसमें उदाहरण आता है वालबाक्स का और यूग्लिना का, है ना। वालबाक्स और यूग्लिना को समय पर वनस्पत शास्त्री ने वनस्पत के अंतर्गत रखा, और जंतु विज्ञान शास्त्री ने इनको जंतु के अंतर्गत रखा। देखिए, फिर भी निम्नलिखित लक्षणों के आधार पे जो है हम जंतु और पादप में अंतर कर सकते हैं। तो हमको आज यही पढ़ना भी है कि पौधों और जंतुओं में अंतर। तो पहले हम देखते हैं कैसे हम अंतर करेंगे जंतु और पादप में। तो सबसे पहले हम देखते हैं वृद्धि, जिसको हम कहते हैं ग्रोथ। वृद्धि, ग्रोथ। तो ग्रोथ क्या है? देखिए, ग्रोथ जो होता है, पौधों में वृद्धि विशेष कोशिका के द्वारा होती है। इनमें विभाजनशील ऊतक पाए जाते हैं जो विशेष स्थानों पर स्थित होते हैं, है ना। जैसे पादप में जड़, तना और सिरे पर स्थित जो शीर्ष विभाजनशील ऊतक होते हैं, या जो उन पे पर्वसंधि या अंतर्वृष्टि पर जो पर्वसंधि पाई जाती है, उस पर अंतर्वृष्टि विभाजन, है ना। तो इस तरीके से पौधे क्या करते हैं, लंबाई में वृद्धि करते हैं। जड़ों तथा तनों में, जड़ों और तनों के पार्श्व में स्थित जो पार्श्व विभाजन होता है, इनके द्वारा जो है मोटाई। देखिए, इसमें क्या, जो शीर्षस्थ विभाजनशील ऊतक होते हैं लंबाई में वृद्धि करते हैं, है ना। और इस तरीके से देखा जाए, जो जड़ों के पार्श्व में पाए जाते हैं, ये जो है क्या करते हैं, इनकी मोटाई में वृद्धि करते हैं, है ना। तो कहने का मतलब, पादप में वृद्धि जो होती है ये कहाँ पर हो रही है, ये उनके शीर्ष भाग पर पाई जाती है। जो ऊतक पाए जाते हैं, उन ऊतक के कारण से जो है इसमें पाई जाती है। लेकिन जंतुओं में जो वृद्धि होती है, ये एक स्थान पर ना होकर के जो है कहाँ पर होगी, सभी स्थानों पर समान रूप पर पाई जाती है। भाई जंतुओं में जो वृद्धि होगी, अब हम इस तरीके से कह सकते हैं, हमको पढ़ना था पौधों और जंतुओं में अंतर। पौधों में वृद्धि जो है उनके शीर्ष भाग से, और जंतुओं में वृद्धि जो है उनके सभी भागों में समान रूप से पाई जाती है। पादपों में वृद्धि जो है उनकी मृत्यु के कुछ समय पूर्व तक चलती है। पादप होगा तो उनमें जो वृद्धि होगी मृत्यु के कुछ समय पूर्व तक चलती है, और जंतुओं में वृद्धि जो है मृत्यु से काफ़ी समय पूर्व रुक जाती है। जंतुओं की जो वृद्धि होगी क्या होगा, ये बहुत समय पहले रुक जाता है, लेकिन पादप में जो वृद्धि हो रही है ये मृत्यु के कुछ समय पूर्व तक चलती रहती है। तो ये रहा जो है वृद्धि। फिर हम देखते हैं कोशिका विभाजन। कोशिका, जिसको हम कहते हैं सेल वॉल कहते हैं। देखिए, पादप में प्रत्येक कोशिका में सेलुलोज की निर्जीव भित्ति पाई जाती है, और जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। कोशिका भित्ति जो है पादप में
क्या होगा? सेल्यूलोज की भित्ति। पादप में सेल्यूलोज की भित्ति पाई जाती है और जंतु में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। जंतु में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है ना। जंतु में जो है कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। पादप में बताया गया वृद्धि जो है उनके शीर्ष भाग से होती है ना, विभाजन से होता है, लेकिन क्या नाम है, जंतुओं में सभी भागों में समान रूप से पाई जाती है। देखिए फिर तीसरा है पर्णहरिम। पर्णहरिम अधिकतर पौधों में पर्णहरिम पाया जाता है। पादप में क्या पाया जाता है? पादप में पर्णहरिम पाया जाता है, जिनके द्वारा ये क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिनके कारण से इनको हम क्या कहते हैं? स्वपोषी। पादप में पर्णहरिम पाया जाता है जो क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायक होता है, प्रकाश संश्लेषण में सहायक होगा। लेकिन जंतु जो होते हैं, जंतु में जो है ये नहीं पाया जाता है। ये क्या है? पादप स्वपोषी हैं, स्वपोषी हैं। लेकिन जंतु जो होता है, जंतु में पर्णहरिम नहीं पाई जाती है, नहीं पाई जाती है। ठीक है, ये नहीं पाई जाएगी। अच्छा, फिर हम देखते हैं प्रकाश संश्लेषण। भाई प्रकाश संश्लेषण, देखिए हरे पेड़ पौधे जो है पृथ्वी से क्या लेते हैं? जल, और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के जो है क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं। लेकिन जंतुओं में क्या है भाई? जंतुओं में क्या है भाई? पादप क्या करते हैं? पादप भूमि से जल और वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और क्या करेंगे? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और बनाते क्या हैं? ये बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का जो है ये निर्माण करेंगे। लेकिन जंतुओं में जो है पर्णहरिम नहीं पाई जाती है। जंतु जो होते हैं, जंतुओं में क्या है? पर्णहरिम नहीं पाई जाती है जंतु में। तो जब नहीं पाई जाती है तो वे अपना भोजन नहीं बना सकते हैं, वे दूसरों पर आश्रित रहते हैं। तो ये हो गया। फिर हम देखते हैं गति के बारे में। गति, देखिए पौधे जो है अपनी जड़ों या मूलाभास के द्वारा भूमि में स्थिर रहते हैं, है ना, और उनके कुछ भाग जैसे जड़ हैं, तना है, आवश्यकता अनुसार जो है इधर उधर मुड़ सकते हैं। भाई देखिए पौधे क्या होते हैं? एक स्थान पर स्थिर रहते हैं, उनके जड़ तने जो है आवश्यकता अनुसार ही जो है इधर उधर मुड़ पाएंगे। और पौधों के विभिन्न भागों में एक पार्श्व दिशा में प्रभावित उद्दीपन के कारण से उत्पन्न हुई अनुक्रिया में पौधों के विभिन्न अंगों के असमान रूप से वृद्धि के कारण से वक्रता आ जाती है, जिनको हम कहते हैं अनुवर्तनी गति कहते हैं। ठीक है, लेकिन अधिकांश जंतु क्या करते हैं? यानी कि पौधों को देखा जाए, पौधे गति नहीं करते हैं, एक स्थान पर स्थिर आते हैं, उनकी शाखाएं है ना इधर उधर जो है कुछ गति कर लेती हैं। लेकिन जंतुओं में क्या होता है कि जंतु भोजन या अनुकूल वातावरण की खोज में ये क्या करते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करते हैं, है ना। पौधों और जंतुओं में यह अंतर उनकी पोषण भिन्नता के कारण से है। भाई गति में देखा जाए तो गति में क्या है? जंतु जो होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है अपने भोजन की तलाश में। कारण क्या है कि जंतु जो है क्या है? ये परपोषी है। जंतु जो है क्या है? परपोषी है। तो ये अपने भोजन के लिए इधर उधर क्या करेगा? गमन करेगा। पादप क्या है? पादप स्वपोषी हैं, इनको भोजन के लिए कहीं गमन नहीं करना होता, एक स्थान पर स्थिर रहते हैं और ये क्या करते हैं? अपने ये कहीं गमन नहीं करते हैं, बल्कि जो है इनके पौधे जो शाखाएं होती हैं ये गति को ही प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, फिर अगला है इसमें खनिजों का अवशोषण। खनिजों का अवशोषण
है ना। पौधे जो है पृथ्वी से कुछ खनिज पदार्थों को जल के घोल के रूप में अवशोषित करते हैं और उपापचयी क्रिया में भाग लेते हैं। लेकिन जंतु जो होता है ये अपना भोजन ठोस भोजन के रूप में लेते हैं। जंतु क्या करते हैं, अपना भोजन ठोस भोजन के रूप में लेते हैं, और पौधे क्या करते हैं, खनिज पदार्थों को जल में घोल के रूप में अवशोषित करते हैं। यानी पौधों में पृथ्वी से ये लेंगे और जंतु क्या करते हैं, ठोस रूप में लेते हैं। पौधे घोल के रूप में मृदा से, ठीक है। और जंतु क्या करते हैं, जंतु ठोस रूप में भोजन के द्वारा लेते हैं। जंतु जो है ठोस रूप में भोजन के द्वारा लेते हैं और पौधे घोल के रूप में मृदा के द्वारा प्राप्त करते हैं खनिज पदार्थ। उत्सर्जन तंत्र, जंतुओं में अपने वर्ज्य पदार्थों को निकालने के लिए क्या पाए जाते हैं, उत्सर्जन तंत्र पाए जाते हैं। और पौधों में उत्सर्जन पौधों की छाल या जीर्ण पत्तियों के गिरने पर होगा। उत्सर्जन तंत्र देखा जाए जंतुओं में क्या होता है, विशिष्ट उत्सर्जन तंत्र पाए जाते हैं। जंतुओं में क्या होगा, उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं, यानी उनमें जंतुओं में उत्सर्जन तंत्र होगा। जैसे मानव में क्या है उत्सर्जी अंग, वृक्क है। मानव का उत्सर्जी अंग क्या है, वृक्क पाई जाती है मानव में, जंतुओं में, है ना। अरे मानव में वृक्क पाई जाती है, सेप्टल नेफ्रीडिया पाए जाते हैं, है ना। तो इस तरह से तमाम उत्सर्जी अंग हैं। लेकिन पौधों में देखा जाए तो पौधों में उत्सर्जन के लिए कोई विशिष्ट अंग नहीं होते हैं, बल्कि इनमें छाल होगा। क्या होगा, छाल होगा। या इनकी जो पत्तियां होती हैं जब पुरानी हो जाती हैं तो वो पत्तियां गिर जाती हैं इस तरीके से, ठीक है। इसके अलावा जो है तारककाय या सेंट्रोसोम देखते हैं। जंतुओं की कोशिकाओं के केंद्रक के पास जो है तारककाय पाए जाते हैं जो कोशिका विभाजन में कार्य करते हैं। और पादप में ये समानता नहीं पाई जाती है। तारककाय जंतु में पाया जाता है, जो कोशिका विभाजन में भाग लेता है, और पौधों में नहीं पाया जाता। लेकिन कुछ निम्न श्रेणी के पादप हैं, जैसे शैवाल है, कवक है ना, उनकी कोशिकाओं में ये पाए जाते हैं। लाइसोसोम देखते हैं तो जंतु कोशिका में पाई जाती है। लाइसोसोम जंतु कोशिका में पाई जाती है, लेकिन है ना, लाइसोसोम जो है जंतु कोशिका में पाई जा रही है, और कुछ निम्न श्रेणी के पादपों में भी पाई जाती है, लेकिन उच्च श्रेणी के पादपों में नहीं पाई जाती। लाइसोसोम जंतु कोशिका में पाई जाती है, वनस्पति कोशिका में पाई जाएगी, लेकिन किसमें जो है, निम्न श्रेणी वाले में पाई जाती है। निम्न श्रेणी के पौधों में भी पाई जाती है, ठीक है। रसधानी पूर्ण विकसित पादप कोशिका में प्रायः एक बड़ी रसधानी होती है, लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। रसधानी ये किसमें पाई जाएगी, रसधानी पादप कोशिका में पाई जाती है, और जंतु में नहीं पाई जाती। ठीक है, जंतु में नहीं।